welcome to B2E Learning Platform. Myself Neha Agrawal and I am your zoology mentor. तो बेटा आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना zoology का क्विक रिवीजन प्रोग्राम और आपको अब अच्छे से पता है इस प्रोग्राम में हम क्या करने वाले हैं। सारे चैप्टर्स को बहुत ही कंसाइज्ड और सिस्टमैटिक मैनर में कंप्लीट करने वाले हैं और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारी फेवरेट ह्यूमन फिजियोलॉजी से, जिसका कितना ज्यादा वेटेज है नीट के हर साल के पेपर में, आपको अच्छे से पता है ना। और हम स्टार्ट करेंगे उसके सबसे पहले चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन से। तो लेट्स स्टार्ट विद द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर। सो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा हमें डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में पढ़ना क्या है। बेटा हमने क्या किया, खाना खाया। क्यों खाना खाया? क्योंकि खाना खा के हमको एनर्जी मिलती है। फूड गिव्स अस एनर्जी, दैट इज एटीपी। तो आपने इस खाने में क्या खाया? आपने इस खाने में कार्बोहाइड्रेट खाया, चावल खाए ना, रोटी खाई, चावल खाए, चीनी खाई, सब कुछ खाया। आपने इस खाने में प्रोटीन्स खाए, दाल पीते हैं ना एक कटोरी डेली, प्रोटीन्स खाए। लिपिड्स लिए, लिपिड्स किसको कहते हैं? फैट्स को ही तो कहते हैं, घी, बटर, एवरीथिंग। उसके अलावा थोड़े बहुत न्यूक्लिक एसिड, दैट इज डीएनए एंड आरएनए। अब बेटा ये वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, ये इतने बड़े बड़े हैं, इतने कॉम्प्लेक्स हैं कि एज इट इज बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाते, ब्लड के अंदर नहीं जा पाते। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको छोटे पार्ट्स में तोड़ना पड़ेगा। कैसे तोड़ेंगे? कार्बोहाइड्रेट को फाइनली तोड़ तोड़ के सबसे छोटी यूनिट ग्लूकोज बना देंगे। प्रोटीन को तोड़ने के बाद सबसे छोटी यूनिट अमाइनो एसिड बना देंगे। इसी तरह फैट को, लिपिड को तोड़ के हम फैटी एसिड ग्लिसरॉल बना देंगे। इसी तरह न्यूक्लिक एसिड को तोड़ के हम न्यूक्लियोटाइड बना देंगे। जब हम सबसे छोटी सिंपल यूनिट्स में चीजों को तोड़ देंगे तो ये सिंपल कंपाउंड, सिंपल मॉलिक्यूल्स बेटा ब्लड में जा सकते हैं। क्या करना है ब्लड में भेज के? अरे भाई ब्लड में भेजोगे तभी तो ब्लड में तैरता तैरता जाएगा ये सारा मॉलिक्यूल, घूमता फिरता, और फिर सेल्स के पास जा पाएगा। ये ग्लूकोज पहुंचा, अमाइनो एसिड पहुंचा, ग्लूकोज यहां पहुंचेगा तभी तो इससे एटीपी निकालोगे, अमाइनो एसिड पहुंचेगा तभी तो इससे बॉडी के प्रोटीन्स बनेंगे। इसलिए हमको सबसे पहले कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सिंपल मॉलिक्यूल्स में तोड़ना पड़ता है और ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सिंपल मॉलिक्यूल्स में तोड़ने का काम करता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, तो डाइजेस्टिव सिस्टम ने क्या किया, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सिंपल मॉलिक्यूल्स में तोड़ा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स को सिंपल में तोड़ने को ही हम कहते हैं डाइजेशन, और ये होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। अब सिर्फ तोड़ के तो नहीं छोड़ दोगे, ब्लड तक पहुंचाना भी पड़ेगा, मतलब उन सब्सटेंसेस को ब्लड में एब्जॉर्ब कराना पड़ेगा, वो भी होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू। तो डाइजेस्टिव सिस्टम ने दो काम किया, डाइजेशन, बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटों में तोड़ा, और फिर उसका एब्जॉर्प्शन, मतलब उन छोटे मॉलिक्यूल्स को ब्लड में पहुंचाया। ठीक है, अब इसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम दिखता कैसा है। सो लेट्स स्टार्ट विद द एलिमेंट्री कैनाल। ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर। अब ये एलिमेंट्री कैनाल क्या कह रही हूं बेटा, यही जो रास्ता है माउथ से लेके एनस तक का, ये जो कॉन्टिन्यूअस ट्यूब है, कॉन्टिन्यूअस है, कहीं बीच में सेपरेशन नहीं है, ट्विस्ट एंड टर्न से, पर एक कॉन्टिन्यूअस ट्यूब है। इस रास्ते को क्या कहते हैं? ट्रैक्ट। इस ट्रैक्ट को ही हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कहते हैं। चाहे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कह दो, एलिमेंट्री कैनाल कह दो, या फिर गट कह दो, या फिर जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कह दो, ये सब कुछ एक ही बात है। सो लेट्स सी द पैसेज ऑफ फूड। सबसे पहले खाने की एंट्री कहां से हुई? माउथ से। ये ओपनिंग है जिससे हमने खाना खाया। खाना खाते कहां पे गया? वो स्पेस में गया, खाली जगह पे। खाली जगह को कहते हैं कैविटी। सो दिस इज दी ओरल कैविटी। ओरल कैविटी, ओरल कैविटी का ही नाम है बक्कल कैविटी। तो खाना मुंह से कहां गया? खाने पे कहां गया? उस खाली जगह पे, ओरल कैविटी में। ओरल कैविटी के बाद खाने की एंट्री हो गई उसके पीछे, जिसको हम कहते हैं फेरिंग्स। और फेरिंग्स के बारे में हमको क्या पता है? दैट फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। फूड भी इधर आया, एयर
भी इधर आया और यहाँ पे फूड और एयर दोनों मिले तो हम फेरिंग्स को कहते हैं कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। फेरिंग्स के बाद यहाँ पे आया खाना, एयर आगे चली गई, खाना इधर आ गया अपनी पाइप में, और इस फूड पाइप को हम क्या कहते हैं? ईसोफेगस। ईसोफेगस इज द फूड पाइप। क्या होता है ईसोफेगस में? ईसोफेगस ज्यादा कुछ नहीं करता पर एक इंपॉर्टेंट काम करता है, वो खाने को ऐसे ऐसे धक्का देता है, ऐसी ऐसी से कुछ मूवमेंट होती है, मस्कुलर मूवमेंट होती है, उसमें रिदमिक मूवमेंट होती है, और उस मूवमेंट को हम कहते हैं पेरिस्टाल्सिस। सो दिस इज इंपॉर्टेंट कि पेरिस्टाल्सिस होती है ईसोफेगस में। पेरिस्टाल्सिस क्या होती है? कुछ नहीं, ऐसे खाने को हम धक्का दे रहे हैं नीचे। ईसोफेगस के बाद नेक्स्ट पार्ट क्या आता है? स्टमक। इस स्टमक के बेटा 4 पार्ट होते हैं। सबसे पहला फंडस, दूसरा होता है कार्डियक, तीसरा होता है बेटा बॉडी, जो मेन बॉडी है स्टमक की, और लास्ट पार्ट जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलता है दैट इज पाइलरिक। 4 पार्ट याद करेंगे हम क्योंकि एनसीईआरटी ने 4 पार्ट बनाए हैं, तो ये 4 को मिला के बनता है स्टमक। ठीक है, तो खाने का एंट्री हो गया ईसोफेगस से स्टमक में। अच्छा, आप क्या बात ध्यान रखनी है कि खाना एंटर कौन से पार्ट में कर रहा है? देखो कार्डियक पार्ट में, तो ये भी ध्यान रखना है। स्टमक के बाद खाना कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन का ये पहला पार्ट जो ऐसे सी शेप का है, दिस इज कॉल्ड एज बेटा ड्यूडेनम। ड्यूडेनम। ड्यूडेनम के बाद आता है ये कॉइल्ड पार्ट इलियम, सॉरी जेजुनम। जेजुनम, और फिर आता है हाईली कॉइल्ड पार्ट इलियम, और इन तीनों को जब हम मिला देंगे तो बन जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद क्या आता है? लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये लो खाना यहां से आया लार्ज इंटेस्टाइन में। ये जो सबसे पहला पार्ट है दिस इज कॉल्ड एज सीकम। नेक्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज कॉल्ड एज कोलोन। तो कोलोन देखो, ऊपर चढ़े असेंडिंग कोलोन, इधर आए ट्रांसवर्स कोलोन, इधर आए डिसेंडिंग कोलोन, और फिर इधर आए सिग्मोइड कोलोन, एस शेप का कोलोन। ये सारा कुछ क्या है बेटा? कोलोन। और फिर अनडाइजेस्टेड फूड जहां पे स्टोर होता है, नेक्स्ट पार्ट दिस इज रेक्टम। रेक्टम, तो पहला है सीकम, दूसरा है कोलोन, असेंडिंग, ट्रांसफर, डिसेंडिंग, सिग्मोइड, और तीसरा है रेक्टम। इसको मिला के बनाना हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, इसके अलावा ये देखो सीकम के यहाँ पे स्टार्टिंग पे एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना हुआ है, दिस इज अपेंडिक्स। इसी को हम क्या कह देते हैं? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ये हमारे लिए वेस्टिजियल है, मतलब ज्यादा कुछ काम नहीं कर रहा हमारी बॉडी में, रिमूव भी हो गया तो कोई बात नहीं। तो जब अपेंडिसाइटिस हो जाता है, आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन, जब अपेंडिक्स में इन्फ्लेमेशन हो जाएगी तो आराम से इसको रिमूव कर देते हैं डॉक्टर सर्जरी के थ्रू। ठीक है, सो दिस इज अपेंडिक्स। तो अपेंडिक्स कहाँ पे है? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट में? सीकम पार्ट में। ठीक है, सो दिस इज द स्ट्रक्चर, दिस इज द पैसेज ऑफ फूड, माउथ से लेके लार्ज इंटेस्टाइन तक अपना एलिमेंट्री कैनाल हो गया। अच्छा, खाना जब यहां से लेके पूरा चल के आ रहा है, इसी रास्ते में तो डाइजेस्ट होगा। डाइजेस्ट करने के लिए बेटा हमको कुछ जूसेस की हेल्प की जरूरत पड़ती है, कुछ एंजाइम्स की हेल्प की जरूरत पड़ती है। वो एंजाइम्स कहां कहां से आते हैं? आपके माउथ में सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट है, वो कुछ जूस देता है। आपके स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट है, वो कुछ जूस देता है। आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स प्रेजेंट है, वो कुछ जूस देते हैं। इसके अलावा 2 मेजर ग्लैंड्स हैं जो हमारी हेल्प करते हैं इस चीज में। कौन कौन से ग्लैंड? पहला तो हमारी बॉडी का ये लार्जेस्ट ग्लैंड दैट इज लिवर। लिवर कैसा होता है? बाहर से देखने पे पता चलता है उसके 2 लोब है, तो देखो 2 लोब बना दिए, राइट लोब और लेफ्ट लोब। ये एक ग्लैंड हो गया जो बाइल बना के इसी सिक्रीशन में डाल देगा, जो खाना आ रहा है उसमें अपनी सिक्रीशन डाल देगा। थोड़ा सा रोल गॉल ब्लैडर का भी होता है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो गॉल ब्लैडर है ना, और इसके अलावा कौन सा ऑर्गन है जो हमारी हेल्प करता है?
पेनक्रियास। पेनक्रियास भी कुछ जूस है, पेनक्रियाटिक जूस, उसको यहीं पे डाल देता है हमारे खाने में, ठीक है, खाने में डाल देता है पेनक्रियाटिक जूस। तो ये ग्लैंड्स हमारी हेल्प कर रहे हैं उसमें, किस चीज में, डाइजेशन में। तो खाना इस एलिमेंट्री कैनाल से मूव करता रहेगा, डाइजेस्ट होता रहेगा, और कुछ ग्लैंड्स भी, एसोसिएटेड ग्लैंड्स भी हमारी हेल्प कर रहे हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल का तो स्ट्रक्चर समझ में आ गया हमको। अब हम धीरे धीरे एक एक करके स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। क्या, सबसे पहले माउथ से स्टार्ट करते हैं। माउथ में पढ़नी है आपको 3 चीजें। क्या क्या, माउथ का ये जो ओरल कैविटी है, माउथ में आने के बाद ये जो ओरल कैविटी है, खाली जगह है, ओरल कैविटी है ना, ओरल कैविटी की बेटा एक तो छत है, रूफ, और दूसरा इसका फ्लोर है, इसकी जमीन। इसकी छत को हम एक टर्म देते हैं बेटा, पैलेट। पैलेट, तो हमें पैलेट के बारे में पढ़ना है। और क्या है आपके ओरल कैविटी के अंदर, बताओ बताओ क्या है ओरल कैविटी के अंदर, टंग है और टीथ है। तो हमें टंग के बारे में और टीथ के बारे में पढ़ना है। तो चलो पहले स्टार्ट करते हैं पैलेट, फिर पढ़ेंगे टंग और टीथ के बारे में, फिर स्टार्ट करेंगे इसके आगे, ठीक है। तो बेटा हमने बात कर ली है कि ये जो खाने का पैसेज है वो कैसा है, मतलब अपने एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से पार्ट हैं। अब कुछ पार्ट जो हमको डिटेल में करने हैं वो करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं माउथ से। माउथ से खाना जब गया तो सीधे ओरल कैविटी में गया। तो ओरल कैविटी में अपने पास क्या है, देखो ओरल कैविटी में अपने पास 2 चीजें हैं। सबसे पहले तो ये ओरल कैविटी की एक छत है, रूफ है। इस रूफ को अपन कहते हैं पैलेट, पैलेट कहते हैं। तो पैलेट के बारे में पढ़ेंगे। और इसका एक फ्लोर है, फ्लोर ऑफ बकल कैविटी। तो क्या क्या है आपके बकल कैविटी के फ्लोर में, 2 चीजें हैं, एक तो टंग है और दूसरा टीथ है। तो हमें ये 3 चीजें पढ़नी है, पैलेट के बारे में, टंग के बारे में और टीथ के बारे में। तो पैलेट के बारे में स्टार्ट करते हैं। पैलेट क्या है आपको पता चल गया, इट इज द रूफ ऑफ बकल कैविटी। आपके बकल कैविटी का रूफ है, छत है। अच्छा चलो टच करके देखो अपनी टंग से, जो आपकी बकल कैविटी का आगे आगे का पार्ट है वो हार्ड पता चलेगा आपको, है ना। तो ये जो पैलेट का आगे वाला पार्ट है, एंटीरियर वाला पार्ट है, दैट इज हार्ड पैलेट बेटा, हार्ड पैलेट। और इस बकल कैविटी की ये रूफ, पैलेट का जो पीछे वाला पार्ट है, दैट इज सॉफ्ट पैलेट, सॉफ्ट पैलेट। अच्छा बच्चा जब टच किया तो आपको पता चला होगा कि जो आगे वाला पार्ट है वो स्मूथ नहीं है, उस पर छोटे छोटे से उभार हैं। उन उभार को हम क्या कहते हैं, हार्ड पैलेट के उन उभार को हम क्या कहते हैं, रियुगे। रियुगे मतलब ही होता है उभार। तो हम पैलेट के, बकल कैविटी के रूफ यानी कि पैलेट के आगे वाले पार्ट जिसको हम हार्ड पैलेट कहते हैं, उनके उभार को हम रियुगे कहते हैं, ठीक है। सॉफ्ट पैलेट पे आ जाओ। पीछे वाला जो पार्ट है, आपने कभी शीशे में अपना मुंह खोल के देखा होगा तो आपको एक हैंगिंग स्ट्रक्चर दिखाई देता है पीछे, तो ऊपर से ही तो हैंग कर रहा है, तो पैलेट का ही पार्ट हुआ। पीछे साइड से कर रहा है तो सॉफ्ट पैलेट का पार्ट हुआ। और इस सॉफ्ट पैलेट के उस हैंगिंग स्ट्रक्चर को कहते हैं ओव्यूला। ओव्यूला क्या करता है ये ओव्यूला, ये देखो, ये तुम्हारा नेजल कैविटी, एयर गई, ये तुम्हारा फूड पैसेज, माउथ से खाना गया, फूड पैसेज जहां पे खाना जब खाया माउथ से तो ये आपका ओरल कैविटी आएगा। ओरल कैविटी की इस छत को ही हम पैलेट कहते हैं, आगे वाला हार्ड पैलेट और पीछे वाला सॉफ्ट पैलेट। सॉफ्ट पैलेट से बेटा यहाँ पे एक हैंगिंग स्ट्रक्चर है, एक हैंगिंग स्ट्रक्चर है। जब यहाँ पे फेरिंग्स आएगा तो ये खाना जो आपने खाना खाया वो इधर की जगह इधर ना चला जाए, मतलब आपके नेजल पैसेज में ना चला जाए, इसलिए जब आप खाना स्वेलो करते हो उस टाइम पे ये ओव्यूला जो हैंगिंग स्ट्रक्चर है वो पीछे जाके चिपक जाता है, ठीक है। तो ओव्यूला क्या करता है, खाना स्वेलो करते टाइम जाके नेजल कैविटी को, इंटरनल लेयर्स को बंद कर देता है ताकि खाना नेजल कैविटी में ना एंटर कर जाए। तो ये हो गया हार्ड पैलेट, आगे वाला उस पे रियुगे हैं, और पीछे वाला सॉफ्ट पैलेट जिसमें हैंगिंग स्ट्रक्चर है ओव्यूला, जो खाने को नेजल कैविटी में जाने से रोकता है। ये हो गई पैलेट की बात। अब आ जाओ टंग पे। चलो अगर हम टंग का स्ट्रक्चर देखें तो आगे वाला जो पार्ट होता है जहां पे खाना च्यू करते हैं, दैट इज द ओरल पार्ट। पीछे जो फेरिंग्स को टच करेगा, दैट इज द फेरिंजियल पार्ट। और इन दोनों के बीच में एक
सेपरेशन होती है, दैट इज कॉल्ड एज सल्कस टर्मिनालिस। अब बेटा हमारे टांग पे भी छोटे छोटे कई सारे उभार हैं और इन उभार को हम कहते हैं पैपिला। क्या कहते हैं? पैपिला। तो अपने पास इस टंग पे 4 तरह के पैपिला हो सकते हैं। ये जो सबसे पीछे बड़े बड़े पैपिला आपको दिख रहे हैं, सर्कमवैलेट पैपिला, सर्कमवैलेट पैपिला। अच्छा, सबसे बड़े हैं, लार्जेस्ट हैं, और जो सबसे बड़ा होता है, सबसे मोटा होता है, उसको कम जगह मिलती है, तो ये मिनिमम नंबर में प्रेजेंट हैं, मिनिमम नंबर में। ठीक है, ये जो छोटे छोटे आपको कई सारे पैपिला दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा, दीज आर फिलीफॉर्म पैपिला, धागों जैसे, फिलीफॉर्म। फिलीफॉर्म पैपिला सबसे छोटे हैं। अच्छा, सबसे छोटे हैं तो सबसे ज्यादा नंबर में प्रेजेंट हैं, मैक्सिमम। ये जो साइड में है, दीज आर फंजीफॉर्म पैपिला, फंगस की शेप के होते हैं, इसलिए फंजीफॉर्म कह दिया। और ये जो एक और आपको दिख रहे हैं, दीज आर फोलिएट पैपिला। तो ये हो गए हमारे 4 तरह के पैपिला। अपने पास सर्कमवैलेट है, अपने पास फिलीफॉर्म है, अपने पास फंजीफॉर्म भी है, बट दीज फोलिएट पैपिला आर एब्सेंट इन मैन। ये हमारे पास नहीं होते। कैसे याद रखोगे? फोलिएट मतलब होता है पत्ती, पत्ती एज इट इज चबाने की हमें कोई जरूरत नहीं है, इसलिए हमने फोलिएट पैपिला नहीं रखा। आप ऐसे याद रख सकते हो इसको। ठीक है, तो ये 4 तरह के पैपिला आपको याद रखने हैं हमारे टंग पे, और ये याद रखना है हमारे पास कौन कौन सा है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द टंग। नेक्स्ट अब हमें क्या पढ़ना है? टीथ के बारे में। आ जाओ, चलो देखो, ये मसूड़े हैं, इनके अंदर हमारे दांत जमे हुए हैं। मसूड़ों के अंदर, गम्स के अंदर जितना पार्ट है दैट इज रूट, गम्स के ऊपर जितना पार्ट है दैट इज क्राउन, दांतों का ताज है ये। उसके बाद बीच में ये छोटा सा पार्ट नेक। तो हर दांत का एक क्राउन है, एक छोटी सी नेक है और रूट है जो कि गम्स के अंदर धसी हुई है। अब अगर हम एक दांत का स्ट्रक्चर देखें बेटा, तो इसमें है क्या? हमारे हर दांत में सबसे अंदर एक खाली जगह है, खाली जगह को हम क्या कहते हैं? कैविटी। और दांत की उस कैविटी को हम कहते हैं पल्प कैविटी। सो दिस इज द पल्प कैविटी। क्या प्रोवाइड किया हमने पल्प कैविटी में? नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई, ये सारी सप्लाईज कहां पहुंचती है? पल्प कैविटी में। इस पल्प कैविटी के जस्ट बाहर प्रेजेंट है डेंटिन, डेंटिन, और इसके बाहर प्रेजेंट है इनेमल। ये इनेमल ही वो वाइट विजिबल पार्ट है जो हमें दिखाई देता है। सो दिस इज द विजिबल पार्ट। एंड बेटा इनेमल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ बॉडी, हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ बॉडी। ध्यान रखना, इट इज नॉट द हार्डेस्ट टिश्यू। हार्डेस्ट टिश्यू बोन होती है, ये इनेमल बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस है। कैसे हुआ इतना हार्ड? भाई हमने इसमें बहुत सारे कैल्शियम और मैग्नीशियम के फॉस्फेट कार्बोनेट भर दिए हैं, जिसकी वजह से इतना हार्ड हो गया है। अच्छा, हमने कैल्शियम मैग्नीशियम के सॉल्ट्स इसमें भी भरे हैं, डेंटिन में भी, तो हार्ड ये भी है, पर उतना हार्ड नहीं है जितना हार्ड इनेमल है। तो हार्डेस्ट इनेमल है। ठीक है, अब बेटा एक और जो क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है वो क्या है कि ये जो डेंटिन है किसी सेल ने सिक्रीट किया होगा, तो उस सेल का नाम है ओडोंटोब्लास्ट सेल। ओडोंटोब्लास्ट सेल नाम की सेल ने डेंटिन सिक्रीट किया है। इसी तरह इनेमल जो सब्सटेंस है वो भी किसी सेल ने सिक्रीट किया होगा, और वो सिक्रीट किया है एमिलोब्लास्ट सेल ने। तो एमिलोब्लास्ट नाम की सेल ने क्या सिक्रीट किया है? इनेमल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें पूछा जाता है वो क्या है कि भाई ये ओडोंटोब्लास्ट हमारे एम्ब्रियोनिक कंडीशन की कौन सी लेयर से बनी है? याद करो, हमारे एम्ब्रियोनिक कंडीशन में 3 जर्म लेयर होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। तो ये जो ओडोंटोब्लास्ट है वो हमारी मेसोडर्म से बनी है। अगर ओडोंटोब्लास्ट मेसोडर्म से बनी है तो डेंटाइन कैसी हो गई? मेसोडर्मल हो गई। सिमिलरली बेटा एमिलोब्लास्ट हमारी कौन सी जर्म लेयर से बनी है? एक्टोडर्म से बनी है। अगर एमिलोब्लास्ट एक्टोडर्म से बनी है तो इनेमल कैसा हो गया? एक्टोडर्मल हो गया। हमारे दांत का मेजर पार्ट, सारा पार्ट मेसोडर्म से बना था, तो हमारा दांत मेसोडर्मल था। बट सिर्फ एक पार्ट
है जो एक्टोडर्म से बना है, इसलिए हमारा दांत क्या है, एक्टोमीसोडर्मल ओरिजिन का है। सब कुछ मीसोडर्मल है, सिर्फ इनेमल एक्टोडर्मल है, इसलिए कंप्लीट दांत कैसा हो गया, एक्टोमीसोडर्मल ओरिजिन का। तो हमारे दांतों का ओरिजिन एक्टोमीसोडर्मल। और बेटा ये जो पल्प कैविटी है, ये पल्प कैविटी हमारे दांत का इकलौता लिविंग पार्ट है जिसके अंदर हमने सप्लाईज पहुंचाई है। दिस इज द ओनली लिविंग पार्ट ऑफ आवर टीथ। तो ये हो गया टीथ का स्ट्रक्चर, क्राउन है, नेक है, रूट है, पल्प कैविटी है, डेंटाइन है और इनेमल है। ठीक है, अब हम आते हैं डेंटिशन की बात करते हैं। चलो स्लाइड ऐड करते हैं, डेंटिशन की बात करते हैं। डेंटिशन क्या होता है, दांतों की अरेंजमेंट। तो हमने देखा कि हमारे अंदर 4 तरह के दांत प्रेजेंट थे। कौन कौन से, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। हमारे सारे दांत एक जैसे तो नहीं है, कोई मॉन्स्टर जैसे है, कोई वैम्पायर जैसे है, कोई छोटे हैं, तो हमारे पास 3-4 तरह के दांत हैं। कौन कौन से, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। अच्छा 4 तरह के दांत है, सारे के सारे सेम नहीं है, इसलिए हमारी डेंटिशन कैसी हो गई, हेटेरोडोंट डेंटिशन। हेटेरोडोंट डेंटिशन। इसके अलावा बेटा एक बात बताओ, क्या जो हमारे सारे के सारे दांत ऐसे ऊपर से चिपके हुए हैं, बस किसी ने एक पंच मारा सारे दांत बाहर? बिल्कुल भी नहीं, हमने तो प्रॉपर ऐसे सॉकेट्स बनाए, उनके अंदर दांत रखे हैं। अगर जॉ बोन की सॉकेट के अंदर दांत रखे हो तब उसको कहते हैं थीकोडोंट डेंटिशन। तो हमारी डेंटिशन और कैसी है, थीकोडोंट है। अच्छा इन दांतों को हमने किन किन नंबर में कैसे अरेंज किया है? सपोज मैं सेंटर से स्टार्ट करूं, 2 इंसिजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर, 3 मोलर। सिमिलरली नीचे 2 इंसिजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर, 3 मोलर, और सिमिलरली इधर। इसीलिए मेरा डेंटल फॉर्मूला कैसा हो गया, 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3। तो ये 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3 क्या हो गया, ह्यूमन डेंटिशन का फॉर्मूला हो गया, ह्यूमन डेंटल फॉर्मूला हो गया। चलो ठीक है। अब बेटा हमें पता है कि हमारी लाइफ में दांत 2 बार आते हैं, इसलिए हमारी डेंटिशन कैसी हो गई, डाइफायोडोंट। डाई मतलब 2 बार। हमें पता है हम छोटे थे जब, तब एक बारी दांत आए थे दूध के दांत, वो सारे के सारे गिर गए और फिर दोबारा दांत आए, है ना। तो जब लाइफ में 2 बार दांत आए तो उसको कहते हैं डाइफायोडोंट डेंटिशन। तो अपने भी डाइफायोडोंट है। अपने पास टोटल दांत कितने हैं, 32 ही हम दिखाते रहते हैं ना, 32 दांत हैं। इस 32 में से ये बताओ क्या 32 के 32 बचपन में आए थे फिर गिर गए फिर दोबारा आए? तो बिल्कुल नहीं बेटा। इस 32 में से सिर्फ 20 दांत ऐसे हैं जो बचपन में आए थे फिर गिरे फिर दोबारा आए, यानी ये 20 दांत अपने डाइफायोडोंट हैं, 2 बार आ रहे हैं। जबकि जो 12 दांत है वो सिर्फ एक ही बार आ रहे हैं बड़े होने पे। दिस इज मोनोफायोडोंट, ये एक बार ही आते हैं, तब जाके टोटल 32 हुए। 20 बचपन में आए फिर गिरे दोबारा आए, 20 प्लस 12 और आए 12, तब जाके हुए हमारे 32 दांत। अब पूछोगे मैम कौन से दांत बचपन में आए थे, कौन से बाद में सिर्फ आए? तो बचपन में लिखो क्या फॉर्मूला होगा, 2 इंसिजर आए, 1 कैनाइन आया, प्रीमोलर 1 भी नहीं आया, और मोलर में से सिर्फ 2 मोलर आए, 3 आने चाहिए थे, छोटे होते 2 ही आए। तो 2102, नीचे भी सेम 2102। तो ये आपका डाइफायोडोंट डेंटिशन है। या फिर क्या कह सकते हो, बच्चों का अगर डेंटिशन आपसे पूछे तो भी क्या बोलोगे, 2102 अपॉन 2102। अब कोई पूछे कि बताओ मोनोफायोडोंट डेंटिशन कौन सी है, जो दांत सिर्फ एक बार आते हैं, तो जो यहाँ पे नहीं आया सिर्फ बाद में आया वो मोनोफायोडोंट, तो लिख दो 0 0। 2 प्रीमोलर जो बचपन में नहीं आए थे सीधे बाद में आए एक ही बार, और 1 मोलर, कौन सा मोलर, लास्ट मोलर। 3 मोलर प्रेजेंट है, लास्ट वाला 1 2 3 4, और 2 प्रीमोलर, 8 और 4 12। तो 0021 अपॉन 0021, ये हो गई आपकी मोनोफायोडोंट डेंटिशन। तो कोई पूछे मोनोफायोडोंट डेंटिशन बताओ पहला क्वेश्चन, तो ये फॉर्मूला। कोई पूछे डाइफायोडोंट वाले दांत बताओ, तो ये फॉर्मूला। कोई पूछे बच्चे का डेंटिशन बताओ, तो ये फॉर्मूला फिर से। लेकिन कोई पूछे एडल्ट का डेंटिशन बताओ, तब तो बेटा ये भी दोबारा आ गए, ये भी आ गए, और टोटल 2123 अपॉन 21
1 2 3 हो गया, तो लास्ट हो गया एडल्ट का डेंटल फॉर्मूला। ये 4 डेंटल फॉर्मूला आपसे पूछे जा सकते हैं जिसको आपको अच्छे से याद रखना है। और क्या याद रखना है, हमारी हेट्रोडोंट डेंटिशन है, थीकोडोंट है और उसके अलावा डाइफायोडोंट है, जिसमें से 20 दांत डाइफायोडोंट है और 12 दांत मोनोफायोडोंट है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द टीथ। तो अभी तक हमने क्या कर लिया, ओरल कैविटी में पैलेट कर लिया, हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट पे रूगेस, सॉफ्ट पैलेट पे उव्यूला। उसके बाद हमने किया टंग, टंग के 4 पैपिला। उसके बाद हमने किया टीथ का स्ट्रक्चर, टीथ में क्राउन, रूट, नेक पार्ट, डेंटिन, एनामल और पल्प कैविटी। और उसके बाद हमने किया टीथ का डेंटेशन और ये देखा हमारी डेंटेशन कैसी कैसी है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं बेटा हिस्टोलॉजी ऑफ गट पे। हिस्टोलॉजी क्या होती है, हिस्टोलॉजी टर्म आता है टिश्यू से। तो हम क्या देखना चाहते हैं कि ये जो हमारी गट है इसका अगर सेक्शन कट करके देखें तो हमें यहाँ पे वॉल में कौन कौन सी टिश्यू की लेयर मिलेगी, हम यही देखना चाहते हैं। तो चलो देख लेते हैं। जब मैंने स्टार्ट किया सेंटर से, तो यहाँ सेंटर पे खाना पहुंचा है खाली जगह में, ल्यूमेन में। इस खाने के बाद सबसे पहली लेयर जो थी दैट इज म्यूकोसा। पहली लेयर क्या थी, म्यूकोसा। फिर आई दूसरी लेयर, इसका नाम था सब म्यूकोसा। क्या नाम था, सब म्यूकोसा, दूसरी लेयर। ठीक है, फिर जो 2 लेयर है उसको मिला के मैंने बोला तीसरी लेयर, और इसका नाम मैंने रखा बेटा थर्ड लेयर का मस्कुलरिस। मस्कुलरिस नाम से ही पता चल रहा है किस चीज से बनी है, मसल से बनी है। अब तुम बोलोगे कि मैम मसल से बनी है तो 2 लेयर में क्यों रखा है इसको, क्योंकि मसल्स ने अपने आप को पूरे एलिमेंट्री कैनाल में बाहर लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म में रखा है और अंदर सर्कुलर फॉर्म में रखा है। तो ये मस्कुलरिस में बेटा आउटर वाली लॉन्गिट्यूडनल मसल है, लॉन्गिट्यूडिनल, और अंदर वाली इनर वन इज सर्कुलर मस्कुलरिस, सर्कुलर मसल है। ठीक है, और ये सबसे लास्ट लेयर आती है सबसे बाहर वाली, 4th वन, दिस इज कॉल्ड एज सेरोसा। सेरोसा। ठीक है, तो अगर अंदर से बाहर पूछे तो म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस, सेरोसा। बाहर से अंदर पूछे तो सेरोसा, मस्कुलरिस, लॉन्गिट्यूडनल, सर्कुलर, देन सब म्यूकोसा, देन म्यूकोसा। चलो ठीक है, अब पूछोगे मैम इन लेयर्स में है क्या, तो भाई जो सबसे बाहर लेयर होती है आपको पता है किसी भी ऑर्गन का कवर और किसी भी खाली कैविटी को लाइन करता है एपिथेलियम। तो सेरोसा में क्या है, एपिथेलियम। सबसे अंदर म्यूकोसा में भी क्या है, एपिथेलियम। तो सब म्यूकोसा में क्या है, थोड़े बहुत कनेक्टिव टिश्यू, और यहाँ पे हमने पहुंचाया है ब्लड का सप्लाई, नर्व का सप्लाई एक्सेट्रा। तो फिर और मसल्स में क्या है, नाम से ही पता चल रहा है मसल्स है मस्कुलरिस में। मस्कुलरिस में क्या है, मसल्स है। अच्छा ये बताओ, क्या हम अपने ईसोफेगस की मसल्स को, स्टमक की मसल्स को खुद बोल दें कि चलो अब फूड की चर्निंग करो, चलो अब पेरिस्टालसिस करो? बिल्कुल नहीं, वो हमारे विल के कंट्रोल में नहीं है। अगर अंडर आवर विल नहीं है, इनवॉलेंट्री है, तो उन मसल्स को हम क्या कहते हैं बेटा, स्मूथ मसल्स। तो ये कैसी मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स हैं। ऑफ कोर्स इंटरनल ऑर्गन्स के पास जो भी मसल्स होते हैं वो स्मूथ मसल्स होती हैं। चलो अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है कि पूरे एलिमेंट्री कैनाल में माउथ से स्टार्ट किया, फेरिंग्स में गए, ईसोफेगस में गए, स्टमक में गए, स्मॉल इंटेस्टाइन में गए और लार्ज इंटेस्टाइन में गए। तो कहीं कहीं पे बेटा इन चारों लेयर्स में कुछ कुछ मॉडिफिकेशन आई है, कुछ कुछ वो स्पेशल काम कर रहे हैं जिसकी वजह से उन्होंने कुछ मॉडिफिकेशन की है, तो हमको वो मॉडिफिकेशन पढ़नी है। चलो पहले स्टार्ट करते हैं म्यूकोसा से। जो सबसे अंदर वाली लेयर है, अगर स्टमक की सबसे अंदर वाली लेयर म्यूकोसा की बात करें तो वो स्मूथ नहीं है, उसमें भी कुछ कुछ ऐसे उभार हैं और उनको हम यहाँ पे भी कहते हैं र्यूगे। और र्यूगे हमने कहाँ पढ़ा था, हार्ड पैलेट पे, उनके उभार को। स्टमक के म्यूकोसा में भी क्या प्रेजेंट है, र्यूगे। इसके अलावा बेटा जो स्मॉल इंटेस्टाइन का म्यूकोसा होता है उसमें भी ऐसे ऐसे फोल्ड लगे होते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का म्यूकोसा भी स्मूथ नहीं है, उसमें जो फोल्ड लगे हैं उनका नाम है फोल्ड ऑफ कर्करिंग। फोल्ड
फोल्ड ऑफ कर्करिंग। और इस फोल्ड ऑफ कर्करिंग के अलावा उनके पास और फोल्ड्स हैं जिनको हम विलाई कहते हैं। इन विलाई के ऊपर और छोटे छोटे फोल्ड्स हैं जिससे सरफेस एरिया बढ़ जाता है, ब्रश बॉर्डर दिखने लगता है, माइक्रोविलाई। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के पास तो बहुत कुछ है म्यूकोसा में ही, फोल्ड ऑफ कर्करिंग, विलाई, माइक्रोविलाई। उसके अलावा म्यूकोसा में ही बेटा स्टमक में, उसके म्यूकोसा में उसके ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं और स्टमक के लिए वर्ड यूज करते हैं गैस्ट्रिक। सो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहां पे प्रेजेंट है? स्टमक के म्यूकोसा में। इसके अलावा बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन के ग्लैंड्स, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकोसा में ही प्रेजेंट हैं। तो इंटेस्टाइनल ग्लैंड भी कहां है? स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकोसा में। ठीक है, ये हो गया म्यूकोसा के बारे में, इतना याद करना है हमको। अब आ जाओ सब म्यूकोसा पे। पहली लेयर कर ली कि यहाँ पे ये चीज, ये मॉडिफिकेशन है म्यूकोसा में। अब बात करते हैं सब म्यूकोसा के बारे में। बेटा सब म्यूकोसा में सिर्फ एक चीज याद करनी है, स्मॉल इंटेस्टाइन के सबसे पहले वाले पार्ट जो सी शेप का था, ड्यूडेनम, है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट के सब म्यूकोसा में ब्रूनर्स ग्लैंड होता है, ब्रूनर्स ग्लैंड। और ये आपकी एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ब्रूनर्स ग्लैंड कहाँ है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट में? ड्यूडेनम में। और कौन सी लेयर में? सब म्यूकोसा में। ठीक है, हो गया, सब म्यूकोसा निपट गया। अब आ जाओ मस्कुलरिस पे। दो जगह के मस्कुलरिस के बारे में पढ़ेंगे। पहली बात करेंगे स्टमक के मस्कुलरिस की। भाई स्टमक का सेरोसा था, मस्कुलरिस था, सब म्यूकोसा था, म्यूकोसा था। इसका जो मस्कुलरिस था सबसे बाहर लॉन्गिट्यूडिनल, उसके बाद सर्कुलर, पर स्टमक के पास इन दोनों के अलावा एक तीसरी लेयर भी थी, ऑब्लिक, ऑब्लिक मसल्स की। तो स्टमक के पास मस्कुलरिस कितनी लेयर का? 3 लेयर का। जो एक्स्ट्रा लेयर है वो कैसी है? ऑब्लिक मसल्स की है। और वो ऑब्लिक मसल्स मस्कुलरिस में कहां प्रेजेंट है? सबसे अंदर। और किसके किसके बीच में है? इसके नीचे तो बेटा सब म्यूकोसा होगी। तो सब म्यूकोसा और सर्कुलर मसल्स के बीच में है ऑब्लिक मसल्स की लेयर। तो स्टमक के पास एक्स्ट्रा लेयर है मसल्स की। क्यों भाई? स्टमक को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी कि उसको एक एक्स्ट्रा लेयर दे दी मसल्स की? सोचो, है ना, क्योंकि बेटा जब हमने खाना खाया तो स्टमक में मिक्सर ग्राइंडर की तरह फूड चलता है ना, और वहां पे बहुत ज्यादा चर्निंग मूवमेंट होती है, उसके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन चाहिए हमें मसल्स की, इसलिए 2 लेयर से काम नहीं चला था, हमने वहां पे 3 लेयर दे दी। ठीक है, अब लास्ट बात करते हैं किसके मसल्स की, किसके मस्कुलरिस की? लार्ज इंटेस्टाइन के मस्कुलरिस की। भाई लार्ज इंटेस्टाइन का जो बाहर वाला मसल था, लॉन्गिट्यूडनल वाला, इसकी लॉन्गिट्यूडनल मसल ने बोला, लॉन्गिट्यूडनल मसल ने, सब कुछ तो ठीक था, इसकी जो लॉन्गिट्यूडनल मसल थी ऐसे गोल में होकर 3 बैंड्स में प्रेजेंट थी लार्ज इंटेस्टाइन के अराउंड। ठीक है, तो अगर मैं इसका सेक्शन कट करूं तो कैसा दिखाई देगा? देखो, ये लार्ज इंटेस्टाइन का ल्यूमेन है, बाकी सारी लेयर है, बस लॉन्गिट्यूडनल मसल देखो ऐसे 3 बैंड्स में थी, पूरे गोल में ना प्रेजेंट थी, 3 बैंड्स में प्रेजेंट थी। जहां जहां पे ये प्रेजेंट थी उसके बाहर कुछ फैट जमा हो रखा था, फैट जमा हो रखा था। और इस फैट जमा होने की वजह से बेटा इसकी जो दीवार थी, बाहर की जो वॉल थी, वो थोड़ी बाहर बाहर निकल गई ऐसे। ठीक है, अब नाम याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो लॉन्गिट्यूडनल मसल के बैंड हैं, बैंड्स कितने हैं? 3 बैंड्स। लॉन्गिट्यूडनल मसल 3 बैंड के फॉर्म में प्रेजेंट है और इन बैंड्स को हम कहते हैं टीनिया कोलाई, टीनिया कोलाई। इसके बाहर जो फैट जमा है इसको हम कहते हैं एपीप्लॉइक अपेंडेजेस। क्या कहते हैं? एपीप्लॉइक अपेंडेजेस। और इसकी वजह से ये जो दीवार बाहर चली गई है बेटा, इसको कहते हैं हॉस्ट्रा, हॉस्ट्रा। तो आपको लार्ज इंटेस्टाइन में 3 चीजें याद रखनी है कि उसकी मस्कुलरिस आउटर लॉन्गिट्यूडनल वाली बैंड के फॉर्म में प्रेजेंट थी। कितने बैंड थे? 3। उनका क्या नाम था? टीनिया कोलाई।
फिर उसके बाद फैट जमा हो गया जिसको हम कहते हैं एपिप्लोइक अपेंडेजेस। तो एपिप्लोइक अपेंडेजेस क्या है? फैट है, और उसकी दीवार को वहां पे क्या कहते हैं? हॉस्ट्रा। तो आपको क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि आपको फैट का नाम पूछ रहा है या फैट की वजह से जो वॉल बनी है उसका नाम पूछ रहा है। फैट का नाम पूछेगा तो एपिप्लोइक, और उसकी वजह से दीवार जो उठी उठी होगी उसका नाम पूछेगा तो हॉस्ट्रा। ठीक है बेटा? सो दिस इज ऑल अबाउट सेरोसा में हमको कोई मॉडिफिकेशन याद नहीं करनी है। तो म्यूकोसा के बारे में याद रखेंगे, स्टमक में रुगे है, स्मॉल इंटेस्टाइन में फोल्ड ऑफ कर्क रिंग है, और गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल ग्लैंड भी म्यूकोसा में ही प्रेजेंट होते हैं, और ब्रूनर्स ग्लैंड सब म्यूकोसा में प्रेजेंट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में। और मस्कुलैरिस में याद रखेंगे स्टमक के पास एक एक्स्ट्रा लेयर है, और लार्ज इंटेस्टाइन के पास वो 3 बैंड में प्रेजेंट है आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल। सो दिस इज ऑल अबाउट द हिस्टोलॉजी ऑफ गट। इतना आपको अच्छे से याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं और करते हैं डक्ट सिस्टम, है ना? डक्ट सिस्टम ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। चलो वेरी इजी, डक्ट सिस्टम बहुत इजी है, सिंपल। मैंने क्या बनाया? लिवर बनाया है। लिवर आपको पता है बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है और साथ में बाई लोब्ड है ना? ऐसा देखने में लगता है बाहर से कि 2 लोब्स हैं उसके, तो 2 लोब बना लिए। ऑफ कोर्स ये वाला राइट और ये वाला लेफ्ट लोब। ठीक है? तो राइट लोब से एक डक्ट आ रही है और लेफ्ट लोब से एक डक्ट आ रही है। लिवर के लिए टर्म क्या यूज करते हैं? हेपेटिक टर्म यूज करते हैं। तो इसको बोल दो राइट हेपेटिक डक्ट, इसको बोल दो लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। फिर है तो एक ही लिवर ना, दोनों लोब की डक्ट मिलके उन्होंने एक डक्ट बना ली, तो इसको मैंने फाइनली बोल दिया हेपेटिक डक्ट। क्या कह दिया? हेपेटिक डक्ट। हेपेटिक मतलब लिवर, तो लिवर से जो डक्ट आ रही है वो हेपेटिक डक्ट, या इसी को कह दो कॉमन हेपेटिक डक्ट, क्योंकि राइट और लेफ्ट लोब की डक्ट मिल गई है तो एक कॉमन हेपेटिक डक्ट बना ली, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आ जाओ गॉल ब्लैडर पे। ये गॉल ब्लैडर बना है, इसकी खुद की भी एक डक्ट है और इसका नाम मैंने रख दिया सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट, चलो दूसरी डक्ट हो गई। फिर हमने देखा कि ये जो सिस्टिक डक्ट है और जो हेपेटिक डक्ट है आके मिल गई आपस में और इसी से बाइल आ रहा है, तो इसका नाम मैंने रख दिया बाइल डक्ट। और अगर तुम देखोगे तो ये 2 डक्ट के मिलने से बन रही है, तो इसी को चाहो तो कह दो कॉमन बाइल डक्ट, कोई बुरा नहीं मानेगा। ठीक है? सो द थर्ड डक्ट इज बाइल डक्ट। चलो ठीक है। फिर तुमने देखा कि जब बाइल डक्ट आ रही थी तो इधर पेनक्रियास की एक डक्ट आ रही थी, तो पेनक्रियास की डक्ट का नाम रख दो सिंपल पैनक्रियाटिक डक्ट। पैनक्रियाटिक डक्ट है ना? और पेनक्रियास के डक्ट और बाइल डक्ट जब मिले, तो बाइल डक्ट ऊपर लिवर से आ रही थी, तो मैंने इस वाली जगह जहां पे ये दोनों मिल गए इस डक्ट का नाम रख दिया हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। तो हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट किससे किससे मिलके बनी है? बाइल्स डक्ट से और पैनक्रियाटिक डक्ट से। अब ये हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट है जो कि जाके ड्यूडेनम में खुल रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट उसमें खुल रही है, बाइल लेके और पैनक्रियाटिक जूस लेके ड्यूडेनम में खुल जाएगी। जहां पे ये खुलती है बेटा देखो यहाँ पे थोड़ा सा उठा उठा सा पार्ट है, बल्ज्ड पार्ट है, दिस इज कॉल्ड एज एम्पुला ऑफ वेटर। एम्पुला ऑफ वेटर, कोई दिक्कत नहीं है, याद कर लो। अच्छा, यहीं पे अगर तुम 2 स्फिंक्टर भी याद कर लो तो तुम्हारी जिंदगी थोड़ी और आसान हो जाएगी। ये देखो 2 स्फिंक्टर याद करने हमें बस। एक जो बाइल यहाँ पे खुल रहा है, यहाँ पे एक स्फिंक्टर लगा है, और एक जो हेपेटोपैनक्रियाटिक ड्यूडेनम में खुल रहा है, यहाँ पे एक स्फिंक्टर लगा है। इस स्फिंक्टर का नाम मैंने रखा है स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन, और इस स्फिंक्टर का नाम मैंने रखा है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। ओडाई। अब बोलोगे मैम याद कैसे रहेगा बॉयडन कहाँ है और ओडाई कहाँ? तो बाइल डक्ट खुलती है जहां पे, वहां पे जो स्फिंक्टर लिखा है वो बी से बॉयडर, तो दूसरा वाला क्या हो गया? स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। और ये आपको अच्छे से ध्यान रखना ही रखना है। अब पूछोगे मैम इतना फैंसी नाम तो बोल दिया, स्फिंक्टर क्या होता है? तो स्फिंक्टर एक नॉर्मल यहाँ पे वॉल पे कुछ स्ट्रक्चर्स लगे हुए हैं जो रेगुलेट करते हैं कि एंट्री कब होगी ऊपर से नीचे सामान की। जब ये स्फिंक्टर खुलेगा तभी यहाँ से यहाँ बाइल आ सकता है, जब ये स्फिंक्टर खुलेगा
तभी यहाँ से दोनों जूसेस यहाँ पे ड्यूडेनम में पहुंच सकते हैं। ऐसे थोड़ी कि खाना नहीं खाया जूस निकालते रहेंगे, जब खाना आएगा तब ये स्फिंक्टर खुलेंगे और सिक्रीशंस को लेके आगे आएंगे, बाकी टाइम ये बंद रहेंगे, ठीक है। सो स्फिंक्टर ऑफ बॉयडेन एंड स्फिंक्टर ऑफ ओडाइन। अब बस एक छोटी सी लास्ट बात, एकदम छोटी सी बेटा, ये जो पेनक्रियास होता है ना, इसकी पेनक्रियाटिक डक्ट तो लिख दी। ये पेनक्रियास के पास एक्चुअली में दो डक्ट होते हैं, एक तो काम का होता है, दूसरा काम का नहीं होता। तो जो काम का होता है वही तो ये वाला डक्ट होगा जो पेनक्रियाटिक जूस लेके जा रहा है। इस काम की डक्ट का नाम है डक्ट ऑफ विर्संग। विर्संग, तो डक्ट ऑफ विर्संग जो है वो फंक्शनल है, वही पेनक्रियाटिक जूस लेके जा रही है, और डक्ट ऑफ विर्संग ही मिलेगी हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट बनाने के लिए। एक और डक्ट होती है इसके अलावा, उसका भी नाम याद कर लेते हैं, पूछा जा सकता है, जो डायरेक्ट पेनक्रियास से सीधे ड्यूडेनम में खुल जाती है। ये नॉन फंक्शनल है, हमारे ज्यादा मतलब की नहीं है, और इसका नाम है डक्ट ऑफ सेंटोरिनी। डक्ट ऑफ सेंटोरिनी, तो सेंटोरिनी वाली नॉन फंक्शनल है, ये हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट नहीं बनाती और ये एंजाइम्स लेके ड्यूडेनम में नहीं जाती। ये सारा काम करती है हमारी वीर वाली डक्ट, विर्संग, ऐसे ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डक्ट सिस्टम, कि डक्ट कौन कौन सी प्रेजेंट है, कौन कौन से ग्लैंड अपनी सिक्रीशन कैसे कैसे दे रहे हैं, लिवर, गॉल ब्लैडर और पैनक्रियास, और फाइनली सिक्रीशन कहां आ रही है, हमारे एलिमेंट्री कैनाल में, दैट इज ड्यूडेनम। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द ग्लैंड्स। अब हमें क्या करने हैं, ग्लैंड्स करने हैं। ग्लैंड्स क्या करेंगे, कुछ कुछ सिक्रीशन बनाएंगे और उसको डाइजेशन में, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में डाल के डाइजेशन में हेल्प करेंगे। हमें 5 ग्लैंड्स पढ़ने हैं बेटा। एक आपके माउथ के अंदर प्रेजेंट है सलाइवरी ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड। क्या निकालता है, खाना देखते ही सलाइवा निकालता है ना, सलाइवा निकालता है, जूस, सलाइवरी जूस, सलाइवा। दूसरा ग्लैंड हमको करना है जो रास्ते में आया, स्टमक। स्टमक के लिए टर्म यूज करते हैं गैस्ट्रिक, तो ये कौन से ग्लैंड हो गए स्टमक में, गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या निकालेंगे, सिंपल गैस्ट्रिक जूस जो स्टमक में निकल रहा है, जिसमें खूब सारा HCl प्रेजेंट होता है। कहां पे प्रेजेंट है ये गैस्ट्रिक ग्लैंड, स्टमक के म्यूकोसा में, सबसे अंदर वाली लेयर बेटा, है ना। थर्ड ग्लैंड आ जाओ। जब स्टमक से खाना बढ़ रहा था तो लिवर ने और पेनक्रियास ने अपनी सिक्रीशन दे दी ना हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट से ड्यूडेनम में, तो लिवर की सिक्रीशन आई और पेनक्रियास की सिक्रीशन आई। तो तीसरा ग्लैंड हमको पढ़ना है लिवर। लिवर ने क्या प्रोड्यूस किया, बाइल, तो बाइल के बारे में पढ़ना है। चौथा आ जाओ, और किसने अपनी सिक्रीशन दी रास्ते में, पेनक्रियास ने। पेनक्रियास ने क्या प्रोड्यूस किया, सिंपल पेनक्रियाटिक जूस, पेनक्रियाटिक जूस। और उसके बाद खाना कहाँ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी तो ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन से ग्लैंड्स हो गए, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, इंटेस्टाइनल ग्लैंड। और इंटेस्टाइनल ग्लैंड क्या निकालेंगे, सिंपल इंटेस्टाइनल जूस, इंटेस्टाइनल जूस निकालेंगे। इसी इंटेस्टाइनल जूस को और क्या बोल सकते हैं, सक्कस एंटेरिकस, सक्कस एंटेरिकस कह सकते हैं, है ना। कहां पे प्रेजेंट है, अभी पढ़ा है, ये भी हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के म्यूकोसा में प्रेजेंट है ग्लैंड्स। सबसे अंदर जो लेयर है म्यूकोसा उसमें प्रेजेंट है। तो हम क्या करेंगे, एक एक करके सलाइवरी ग्लैंड पढ़ेंगे, फिर गैस्ट्रिक ग्लैंड, फिर लिवर, फिर पेनक्रियास, और फिर इंटेस्टाइनल ग्लैंड। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे फेवरेट ग्लैंड आपका सलाइवरी ग्लैंड। खूब खाना देख देख के, पिज्जा बर्गर देख देख के कैसे हमारे मुंह में पानी आ जाता है। तो ये जो सलाइवरी ग्लैंड है जो कि सलाइवा प्रोड्यूस कर रहे हैं बेटा, सबसे पहले तो ये कहां पे है, आउटसाइड द बकल कैविटी। ये जो आपकी बकल कैविटी उसके अंदर नहीं प्रेजेंट है, बकल कैविटी के बाहर प्रेजेंट है। और अपनी सिक्रीशन कहां निकालते हैं, इनसाइड द बकल कैविटी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये याद रखना, है ना। तो सलाइवरी ग्लैंड कहां पे है, आउटसाइड बकल कैविटी। और अपनी सिक्रीशन कहां निकालेंगे, इनसाइड बकल कैविटी। क्या निकालते हैं, सलाइवा निकालते हैं। तो बेटा अपने पास, अपने ये बकल कैविटी में, ओरल कैविटी में 3 पेयर्स प्रेजेंट
प्रेजेंट हैं सलाइवरी ग्लैंड के? सबसे पहली बात तो ये याद रखो, तीनों पेयर्ड हैं, ठीक है, तीनों पेयर्ड है। कौन कौन सा नाम है? पैरोटिड एक पेयर है, सब मैक्सिलरी एक पेयर है, सब मैक्सिलरी का ही नाम है सब मैंडिबुलर, और सब लिंगुअल एक पेयर है। तो 3 पेयर हो गए। कहां कहां पे प्रेजेंट है? जो पैरोटिड है यहाँ आपके चीक के पास 2 बड़ा बड़ा ग्लैंड प्रेजेंट है, एक इधर एक इधर, तो इनकी लोकेशन क्या होगी? चीक्स। फिर आ जाओ सब मैंडिबुलर, यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे नीचे, ठीक है, सब मैंडिबुलर लोअर जॉ। सब लिंगुअल, लिंगुआ मतलब टंग, तो टंग के जस्ट नीचे प्रेजेंट है बिलो टंग। चलो टेस्ट कर लेते हैं। तुम अपनी टंग से अपनी टंग के नीचे टच करके देखो, तुरंत सलाइवा सीक्रेट हो जाएगा, है ना? हो रहा है, क्योंकि वहां पे सब लिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट है। वैसे ही तुम अपनी टंग से ये ऊपर अपर जॉ के पास भी टच करके देखो, फिर से सलाइवा सीक्रेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो पैरोटिड है उसकी डक्ट ऐसे आ रही है। ऐसे ही तुम अपनी टंग से लोअर जॉ के पास भी टच करके देख सकते हो, वहां पे भी सलाइवा सीक्रेट हो जाएगा, क्योंकि लोअर जॉ पे सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी ग्लैंड प्रेजेंट है ना? तो वहां पे उनकी डक्ट खुल के आ रही है, ऐसे लिंगुआ से ऐसे, और यहाँ चीक्स से ऐसे, जिससे सलाइवा सीक्रेट हो रहा है। तो इनकी डक्ट का नाम क्या है? ये पैरोटिड खुलती है स्टेनसन्स डक्ट से, वॉल्टन्स डक्ट से खुलता है सब मैंडिबुलर, और डक्ट ऑफ रिवेनस से खुलता है जो टंग के नीचे है सबलिंगुअल ग्लैंड। और इसमें से सबसे बड़ा है बेटा पैरोटिड और सबसे छोटे हैं सबलिंगुअल। तो ऑफ कोर्स ये मीडियम साइज का होगा। देखो ये साइड में प्रेजेंट है पैरोटिड, ये नीचे नीचे पे प्रेजेंट है सब मैंडिबुलर, और ये टंग के नीचे प्रेजेंट है सबलिंगुअल। ये एक साइड का दिख रहा है, सिमिलरली दूसरी साइड भी है, तो एक एक पेयर हो गए। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो हमको इसमें याद रखनी है वो क्या है? आपने मम्स के बारे में सुना होगा, मम्स डिजीज। क्या होता है मम्स? मम्स इज अ वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन हो जाता है सलाइवरी ग्लैंड में, तो मम्स हो जाते हैं। तो कौन से सलाइवरी ग्लैंड में? पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड में वायरल इन्फेक्शन होने से मम्स हो जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सलाइवरी ग्लैंड। बेटा एक ग्लैंड हमने कवर कर लिया है। इसके बाद हमको करना है लिवर का स्ट्रक्चर, पैनक्रियास के बारे में, गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में, और इंटेस्टाइनल ग्लैंड के बारे में, और फिर हम करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन कि सारा कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट कैसे कैसे डाइजेस्ट हुआ है, ठीक है। तो ये सब हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एवरीवन।